हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेके 10 तक दोनों पेपर्स का है। पेपर 1 जनरल पेपर का भी, पेपर 2 कॉमर्स का भी। ऑलरेडी हमारी पेपर 2 कॉमर्स की काफ़ी क्लासेस कंडक्ट हो चुकी है। नियर अबाउट 14 क्लासेस लग चुकी हैं। पेपर 1 की भी हमारी नियर अबाउट 4 क्लासेस लग चुकी हैं। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। अलॉन्ग विद ओनली सिलेबस नहीं, अलॉन्ग विद जितने भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आए हैं वो सभी साथ के साथ कवर अप करवाई जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि बिल्कुल डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, ताकि जो आपका पूरा एंटायर सिलेबस कवर अप हो पाए। जो बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हम अपने यूनिट 2 में डायरेक्टली मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो हम सिलेबस कर चुके हैं उसको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। जो हमने लास्ट क्लास कंडक्ट की थी उसमें हमने ये सब कुछ कर लिया था। सो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है आज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के फंड फ्लो एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में किया था। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। हमारी यूनिट 2 का आज हम अपनी नेक्स्ट लाइन सिलेबस की स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलॉन्ग विद बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में आए उन सबको कवर करते हुए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन आप वीडियोस को ज़रूर देखो। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने ना एक ट्रेंड एनालाइज किया है। आप वीडियोस को नहीं देख रहे, आप जस्ट पीडीएफ पे कंसंट्रेट कर रहे हो। देखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बीइंग अ एजुकेटर मुझे पता है कि मुझे क्या समझाना है। आप ना वीडियोस को अच्छे से देखो, उसके बाद पीडीएफ से गो थ्रू हो। देखो, पीडीएफ कहीं भागी नहीं जा रही, मैंने ही आपको प्रोवाइड करनी है, करूंगा मैं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलेगी, कोई आपको पैसा दे, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने वीडियो देख ली उसके बाद आपको नोट्स पेड मिलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। नोट्स आपको जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मिलेंगे। बट अगेन बीइंग एजुकेटर, मेरा काम है आपको पॉजिटिव ठीक बात समझाना। पहले आप वीडियो सेशंस को समझो, टॉपिक समझो, उसके बाद पीडीएफ से गो थ्रू हो। क्योंकि अगर आप किसी से समझते हो वो ज़्यादा आपको अफेक्ट डालेगा पॉजिटिवली या एज कंपेयर अगर आप खुद रीड करोगे। बाकी मेरा तो काम है एक तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, रेस्ट आपने करनी अगर अपनी है तो आई कांट हैंडल एनीथिंग अगेन दिस। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बेल, जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी क्लास लाइव होगी। कुछ टाइम पीरियड बाद ना मैं खुद लाइव क्लासेस कंडक्ट करने स्टार्ट कर दूंगा, कि जो आपके डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग का क्या है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या पर्सोनल है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन बींग्स, यानी ये वो रिसोर्सेज, यानी ये वो पर्सन्स हैं जो हमें काम कंडक्ट करके दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारी पर्सोनल है। जब हम इनकी वैल्यू, यानी जो एक बंदे की यानी इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन रिसोर्स की या पर्सोनल की वैल्यू बनती है, जब हम उसे मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब, अर्लियर ना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं की जाती थी। ये एक ना रीसेंट डेवलपमेंट है, यानी मतलब इतनी भी रीसेंट नहीं कह सकते। अर्लियर ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स नहीं माना जाता था, बट जो डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है या जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज की भी अकाउंटिंग स्टार्ट कर ली। क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है, यानी ये एक ऐसा एक्टिव रिसोर्स है जो दूसरे फिजिकल जो पैसिव रिसोर्सेज है उनको भी यूज में लेके आता है। अगर हमने उनको काउंट करना है तो इसको करना उससे भी डबल इंपॉर्टेंस का है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्टडी की जाती है। इसका जो एम होता है ना, कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपनी बुक्स में कि ह्यूमन कैपिटल जो आपकी है आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो।
कि उसको आपके द्वारा ना उसको ड्यू वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। देखो मशीनें खुद नहीं चल सकती, जो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के पाथ में नहीं लेके जाएंगे। उनको चलाने के लिए ह्यूमंस का होना बहुत ज़रूरी है। सो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल यानी जो बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें हैं, उसको ड्यू इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की तरफ फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करके उससे आउटपुट निकाल के। अब कुछ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के की एस्पेक्ट्स अब हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो आप ह्यूमन कैपिटल की वैल्यूएशन कैसे करते हो, क्या क्या चीजें इसमें कंसीडर की जाती है, अभी हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ये क्या करती है, ये क्वांटिफाई करती है आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका पर्सनल है, जो इंडिविजुअल है, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसकी स्किल्स को, कितने लेवल की उसके पास स्किल्स हैं, क्या उसका नॉलेज का लेवल है, वो प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, उसके पास प्रायर नॉलेज कितनी है, और वो जो नॉलेज उसके पास है वो कितनी डीप है, उसके एक्सपीरियंसेस चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो कैसे हैं, एबिलिटीज क्या क्या है, यानी उसके पास कोई यूनिक कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को कंपैरेटिव एडवांटेज दिलवा सकती है। सो ऐसी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी ये सारी चीज़ें ह्यूमंस में अवेलेबल होंगी, ठीक है, यानी आपका जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप उसको क्वांटिफाई कर रहे हो, यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उसे क्वांटिफाई कर रही है, उसको एक वैल्यू दे रही है न्यूमेरिकल टर्म्स में, ठीक है। अब अब मैंने जो आपको स्किल्स या एबिलिटीज बताई जिसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्वांटिफाई कर रही है, इसको क्वांटिफाई करने के ना कुछ मेथड्स होते हैं जो हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक्स या इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, ऑलरेडी वैसे आपने किए हुए हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट अप्रोच। अब जो ये कॉस्ट अप्रोच है, ये जो इसके बेसिस है ना, ये है जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते टाइम जितने भी पैसे खर्च करते हैं कॉस्ट इनकर करती है। जब रिक्रूट हो जाएंगे एम्प्लॉयज, पर्सोनल्स रिक्रूट हो जाएंगे, उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन पे जो खर्चा आता है वो, या आप ट्रेनिंग के बाद अपने ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड कर दिया अपने पर्सोनल का, आप अब उस पर डेवलपमेंट उसकी कर रहे हो, यानी डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेस फॉलो की जा रही है। सो ऐसे जो खर्चे आते हैं ये कॉस्ट अप्रोच के अंदर बेसिस है ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को क्वांटिफाई करने के। सेकेंड अप्रोच आती है इनकम अप्रोच। इसमें आप क्या करते हो, आप इसके जो बेसिस है ना, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, जो वो काम करके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दोगे, उस इनकम की आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो इस अप्रोच के अंदर। सो ये थी इनकम अप्रोच। यानी देखो अगर आपने एम्प्लॉयज हायर किए हैं, वो आपके लिए काम करेंगे, उनके काम से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होगी। अब वो इनकम अभी फ्यूचर में होंगे, सो आप वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने तो अभी क्वांटिफाई कर दिया वैल्यू। सो उस जो आपको एम्प्लॉयज के काम करने के द्वारा जो फ्यूचर में इनकम होगी, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हो, और वो ही मेन बेसिस होते हैं इनकम अप्रोच में ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के। लास्ट हमारे पास आती है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम सैलरीज और जो कंपेंसेशन हम पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, उनको कंपेयर करते हैं जो इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट है, यानी एक वेज रेट, सैलरी रेट और कंपेंसेशन रेट आप कह सकते हो जो इंडस्ट्री में सेट है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। जो आप पे कर रहे हो आप उसको इंडस्ट्री के बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हो, और वो जो कंपैरिजन है वो एज अ बेसिस सर्व करता है मार्केट अप्रोच का, ठीक है। सेकंड इसमें मेन एस्पेक्ट आता है कि आप इसकी कैसे रिकॉग्निशन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो जो आपने ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट की है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जो मैंने आपको बताए, आपने कोई भी मेथड पकड़ के उठा लिया, उसको यूज करके आपने ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इससे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आपने वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब जो इसकी रिकॉग्निशन होगी ना, इसे बेसिकली हम जैसे हम दूसरे एसेट्स को दिखाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को टिपिकली हम एज अ इंटेंजिबल एसेट दिखाते हैं, ठीक है। बट इसके लिए कोई, देखो जो मैंने कहा टिपिकली, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
ये अपनी सोच है, आप दिखा किस तरीके से रहे हो, यानी आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना अभी तक, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ना बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग ब्रांच की, ऐसा अकाउंटिंग ब्रांच जो अकाउंट्स में अब डेवलप हो रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी एक परफेक्ट या वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना जो पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको ह्यूमन कैपिटल को अपनी बैलेंस शीट में किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। और जो इसका ट्रीटमेंट है ना, यानी देखो हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स में, जैसे एसेट का अलग ट्रीटमेंट है, लायबिलिटीज का अलग ट्रीटमेंट है, कैपिटल अकाउंट का अलग ट्रीटमेंट है। सेम तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, जो इसमें ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू का ट्रीटमेंट है ना, वो वेरी कर रहा है अभी अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शंस एंड कंपनी, क्योंकि अभी तक कोई एक वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना ही नहीं जो एक कॉमन बेस प्रोवाइड कर सके। सो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ज्यूरिसडिक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ये कंट्रीब्यूट करती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बाय असेसिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। देखो सिंपल चीज़ है, जैसे आप हर एक एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी एसेट में नहीं ज़रूरी नहीं है आपने जैसे मर्जी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, हर बंदा जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उस इन्वेस्टमेंट के पीछे उसका एक सिंगल पर्पस होगा कि उसे रिटर्न चाहिए। सेम तरीके में जब ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करती है बीइंग अ रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज, यानी अब ह्यूमन कैपिटल को एज अ ह्यूमन रिसोर्स काउंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो वो एक तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो उनको भी रिटर्न चाहिए इनसे। जैसे आपको अगर आप प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न चाहिए उनमें, आप सिक्योरिटीज में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न चाहिए, आपने बैंक में एफडी कराई आपको रिटर्न चाहिए। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया, उनकी ट्रेनिंग किया, रिक्रूटमेंट किया, उनको डेवलप किया, उन पर पैसा लगाया तो उनको रिटर्न चाहिए। सो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ये हेल्प करती है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के, आप ये देखते हो कि आपको ह्यूमंस ने बदले में दिया क्या है। यानी आप देखो अब ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आपको पैसा तो देंगे नहीं, वो तो काम करेंगे, आप उनके काम को उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, वो परफॉर्मेंस एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जितने भी एचआर मैट्रिक्स हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स हैं उनको ट्रैक किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब जो एचआर मैट्रिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स आते हैं इनमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिमिनिशिंग हो रही है, टर्नओवर रेट कितना, अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर कितना, कितनी जल्दी वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो रहा है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, वो टर्नओवर रेट कितना है, ट्रेनिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है या वेस्टफुल है, यानी वो कितनी इफेक्टिव है, अगर रिजल्ट निकल रहा है तो कितने लेवल का निकल रहा है, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कितना सेटिस्फाई है, अगर आपने एम्प्लॉय हायर कर लिया, चाहे उसकी ट्रेनिंग भी कर दी, डेवलपमेंट कर दी, बट उसको अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तब भी वो रिजल्ट आपको यानी आउटपुट प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करके ह्यूमन रिसोर्सेज का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में स्टडी किया जाता है। यानी अगर आप इन जो भी मैंने आपको एचआर मैट्रिक्स करवाए हैं इनको अच्छे से इवेल्यूएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंफॉर्मेशन ग्रैब की जाती है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको अच्छे से स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को स्टडी करने जा रहे हैं। देखो जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, सेम वे में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। अब जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है इसको स्टार्ट करते हैं। होप्स आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अब है क्या, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का अभी टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, इसमें क्या आप करते हो, आप ये यानी
पहले इन्फ्लेशन अकाउंटिंग समझ से पहले ना आप इन्फ्लेशन का मतलब समझो। देखो, दो वर्ड्स आते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जब प्राइजेस स्टार्ट हो जाते हैं राइज होने, यानी महंगाई इकोनॉमी में आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन होता है जब प्राइजेस डाउन जाना स्टार्ट कर देते हैं इकोनॉमी में, उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। सो अब हम इन्फ्लेशन यानी जब प्राइजेस राइज होते हैं। सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जितने भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स की है, अब एडजस्टमेंट्स आपने की किसकी है? आपने की है जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी जो प्राइजेस इकोनॉमी में राइज हो रहे हैं, जो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है, उसको अकाउंट करने के लिए आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग दो वर्ड से बना है, इन्फ्लेशन प्लस अकाउंटिंग, सिंपल वे में। इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग प्राइसेस। जब आप इकोनॉमी के राइजिंग प्राइसिंग का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ परफॉर्मेंस पे रिकॉर्ड करते हो, उसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो सारी की सारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। अब जो इन्फ्लेशन होती है ना, ये इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो आपकी मनी की परचेजिंग पावर है इकोनॉमी है, यानी जो आपके पास पैसा है, यानी जो इकोनॉमी में पैसा पड़ा है, जो उसकी मनी है, उसकी परचेजिंग पावर को इरोड करती है, उसको खत्म करती है। अब जो कैसे खत्म किया जाता है, सपोज करो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है और एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ में आप 10 रुपीज़ के हिसाब से 100 प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी परचेजिंग पावर है, यानी आपका 1000 रुपया 100 चीज़ें आपको खरीद के दे सकता है, इसे परचेजिंग पावर कहते हैं। अब मान लो प्रोडक्ट का प्राइस राइज होके 100 हो गया, आपके पास अभी भी 1000 रुपया, बट अब आपका 1000 रुपया सिर्फ 10 चीज़ें ही खरीद पाएगा, यानी 100 चीज़ों से सीधा 10 चीज़ों पे, यानी 90 चीज़ें अब आप कम खरीद पाओगे सेम 1000 रुपये से। सो ये होती है परचेजिंग पावर की इरोशन, वो रिड्यूस हो गई, वो खत्म होने को आ गई, ठीक है। ये क्यों होता है? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। अब जो आपकी ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स आप नॉर्मली फॉलो कर रहे हो, वो आपको एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमी, यानी जो आपकी इकोनॉमी में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, उसकी रियलिटी की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। यानी अगर आप अपने ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग में, वो सिंपली आपके एसेट्स को आपने जिस कॉस्ट पे एक्वायर किया उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, बात खत्म। यहाँ पे जो इकोनॉमी की रियलिटी थी उसको कंसीडर किया ही नहीं जाता था, यानी उसकी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशन करते ही नहीं थे वो प्रोवाइड। अब ये चीज़ें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के कारण ज़्यादा क्लियर हो गई, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होनी स्टार्ट होगी। जैसे हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में कुछ एस्पेक्ट स्टडी किए हैं, अब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हमने कुछ एस्पेक्ट्स स्टडी किए हैं। सेम तरीके से अब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में कुछ एस्पेक्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आती हैं प्राइस लेवल एडजस्टमेंट्स। देखो, जो प्राइस लेवल एडजस्टमेंट्स है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा है उसको रीस्टेट करते हैं, ताकि जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है उसके कंपैरिजन में, यानी जो हमारे जनरल प्राइस लेवल है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर सके। सिंपल वे में बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं, देखो हमने पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करके अपनी वैल्यूज को रिकॉर्ड किया होगा। ओवर द टाइम वो वैल्यूज चेंज होंगी, यानी जो मार्केट में यानी जो जनरल प्राइस लेवल वो राइज हो रहा है अब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू सब रिलेट नहीं करेंगी ना। हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है उसमें चेंजेस, यानी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हिस्टोरिकल डाटा को रीस्टेट कर देते हैं, यानी प्राइजेस में एडजस्टमेंट्स, प्राइस लेवल में एडजस्टमेंट लाते हैं, ताकि हम जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट कर पाएँ। अब इसको कैसे किया जाता है, जब आप अपने हिस्टोरिकल डाटा, यानी हिस्टोरिकल बेसिकली फाइनेंशियल डाटा को रीस्टेट करते हो, तो आपको ना कुछ इंडिसेस यूज करने पड़ते हैं, खास करके प्राइस इंडिसेस।
उनमें जैसे आपको सीपीआई या डब्ल्यूपीआई यूज करना पड़ता है मेजरली। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। इनको यूज करके इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को, यानी आप प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंट करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी इनको यूज करके हिस्टोरिकल कॉस्ट जो इनकर हुई है उसको एडजस्ट किया जाता है, रेवेन्यूज को एडजस्ट किया जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है उनकी करंट वैल्यूज के का, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है। जब उसमें आप चेंजेस लाओगे, यानी जब उसमें आप जनरल प्राइस लेवल को देख के उसमें चेंजेस करोगे हिस्टोरिकल वैल्यूज में, जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा उसको जब आप चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट करोगे, तब इंडिसेस को यूज करके उनकी वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं उनकी करंट वैल्यूज तक लेके आके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो आपके एसेट्स हैं उसकी वैल्यूइंग की जाती है और इन्वेंट्री की वैल्यू की जाती है एट देयर करंट रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल वे में बताता हूँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी आपके एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या इन्वेंट्री होती है, उनको उनकी एट देयर करंट रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट रेदर देन देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, या एग्जाम्पल रहने दो, सिंपल समझो। देखो, रिप्लेस करने का मतलब समझो पहले। आपके जो एसेट्स हैं वो ओवर द टाइम डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है। अब जो ये उनकी वैल्यू रिडक्शन होती है ना, इसके कारण होते हैं, जैसा क्योंकि देखो आप अपनी एसेट को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, उसमें वियर एंड टियर आएगी, वो ऑब्सोलीट होंगे। ऐसे जब फैक्टर्स इकट्ठे होकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो एसेट की वैल्यू है ना वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। उसका एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आपको एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को या उसकी रिप्रोडक्शन कॉस्ट को वैल्यू करते हो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है तब। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रही है, अब जो ये मेथड है ना, इसका जो मेन एम है वो क्या है कि आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो आपका एक एसेट या इन्वेंट्री को करंट मार्केट कंडीशन में रिप्लेस करने के कॉस्ट पे डाल रहा है उसको कैप्चर करते हो। मतलब देखो, आपको अपने एसेट्स और इन्वेंटरी को रिप्लेस तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं उसमें तो प्राइसेस राइज हो गए, अब आपको उनको रिप्लेस करने के लिए माइट भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। सो जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे पड़ रहा है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग कैप्चर करती है, वो आपको कैप्चर करके बताती है कि इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कांस्टेंट डॉलर अकाउंटिंग। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत बार आया। देखो, जो कांस्टेंट डॉलर अकाउंटिंग है ना, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करती है जो इन्फ्लेशन के अफेक्ट्स पड़ रहे हैं, यानी जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, जो जनरल प्राइस लेवल राइज हो रहा है, जो उसका अफेक्ट पड़ रहा है उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो अलाउ हो सके कि आप अपने फाइनेंशियल डाटा जो आपकी स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड है उसको कंपेयर कर पाओ डिफरेंट पीरियड्स में, जो आपको रियल परचेजिंग पार्ट पता चल सके अपनी। यानी इन शॉर्ट देखो, कांस्टेंट डॉलर अकाउंटिंग से आप क्या करते हो, यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, जो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, इससे जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेजेंट की स्टेटमेंट्स हैं या जो पिछले पीरियड्स की स्टेटमेंट है, उनमें कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है, आपको अपनी रियल परचेजिंग पावर पता चलती है। यानी इसमें क्या होता है, आप नॉमिनल वैल्यूज को डिफ्लेट कर देते हो बाय अ प्राइस इंडेक्स टू कन्वर्ट दैम इनटू कांस्टेंट डॉलर वैल्यूज। यानी इन शॉर्ट कांस्टेंट डॉलर अकाउंटिंग में जो नॉमिनल वैल्यूज होती हैं प्राइस, यानी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उनको डिफ्लेट किया जाता है एक प्राइस इंडेक्स उठा के। अब वो प्राइस इंडेक्स कोई भी हो सकता है जो आप यूज करोगे कन्वर्ट करने में अपनी नॉमिनल वैल्यूज को कांस्टेंट डॉलर वैल्यूज में। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे एक मेथड करवाने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, ही है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। इसे CAA मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें वैसे दो मेथड आते हैं, CPP और CCA।
एक है करंट परचेजिंग पावर, दूसरा है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दोनों को स्टडी करेंगे। इनमें से पहले हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, क्योंकि ये बहुत बार इंडिविजुअल लेवल में पेपर में आया है। देखो, जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? ये बना था सैंडीलैंड कमेटी की रिकमेंडेशन पे। यानी सैंडीलैंड कमेटी जो है, इसको इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो 1970 में यूनाइटेड किंगडम में फॉर्म की थी एग्जामिन करने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। यानी देखो, सैंडीलैंड कमेटी है ना, जो उसके जब वो फॉर्म की थी, जो फॉर्म करके जो उसने अपनी फाइंडिंग्स की थी, जो रिकमेंडेशंस दी थी, उस रिकमेंडेशन के रिजल्ट पे ही करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड बना था। अब जो ये सैंडीलैंड कमेटी है, इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ASC के नाम से भी जाना जाता है। इन शॉर्ट, डेट्स याद रखो, प्लेस याद रखो, कमेटी का नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1970 में यूनाइटेड किंगडम यानी UK में फॉर्म की गई थी एग्जामिन करने के लिए, और एग्जामिन करके डिटेल में अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर। अब जो इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, यानी वो 1975 में पब्लिश हो गई थी, उसका नाम क्या था? सैंडीलैंड्स रिपोर्ट। ठीक है। अब जो ये तो रिपोर्ट थी, उन्होंने 1975 उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसको 1975 में पब्लिश भी कर दिया गया था। अब जो सैंडीलैंड कमेटी थी ना, इसने बेसिकली रिकमेंड किया था कि आप करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स को यूज करो, यानी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड यूज करो, ता जो आप अच्छे से जो इन्फ्लेशन का अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है, उसको अच्छे से अपनी बुक्स में अकाउंट कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे। अब जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये एडजस्ट कर देती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, उनको उनके करंट वैल्यूज पे। यानी देखो, आपने जो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो तो अकाउंट्स में आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करके हुए रिकॉर्ड किए हुए हैं, यानी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड उनको उनकी करंट वैल्यू पे लेके आता है। यानी अब जो ये करंट वैल्यू पे लेके आएगा, ये किसके बेसिस पे करेगा? ये होगा कि जो जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो उसका बेसिस होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब जो जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं अकाउंटिंग के प्राइस लेवल चेंजेस के लिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को ना एक और अलग तरीके से भी जाना जाता है। जो आप जनरली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं अकाउंटिंग के, जिनको प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंट करने के लिए फॉलो किया जाता है, वो भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही होती है। उनमें यही दो मेथड आते हैं, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग और करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैंने आपको बता दिया, एक बार करंट परचेजिंग पावर मेथड भी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसका नाम पता होना चाहिए, इतना डिटेल में ये पेपर में कभी भी नहीं आया। अब जो करंट परचेजिंग पावर मेथड है, ये एडजस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब ये भी जो आपकी हिस्टोरिकल वैल्यूज है ना एसेट्स और लायबिलिटीज की, उनको रीस्टेट करेगा। अब जो इसके रीस्टेटिंग के बेसिस या टर्म्स होगी, वो होगी करंट परचेजिंग पावर, जो करेंसी की है। यानी इस मेथड में आप क्या करते हो, इसमें आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी, इसको यूज करके आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी की हिस्टोरिकल वैल्यूज को चेंज कर देते हो। उनको रीस्टेट कर दिया जाता है इन टर्म्स जो करंट परचेजिंग पावर है करेंसी की, उसकी टर्म्स में। यानी ये जनरल प्राइस लेवल चेंजेस को अच्छे से अकाउंट में लेता है ये भी मेथड। और इसका क्या एम है कि ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए कंपनी की परफॉर्मेंस की, यानी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब जो ये परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये सेम टर्म्स में की जाएगी। यानी आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है, उसकी टर्म्स में आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करोगे एक रिपोर्टिंग डेट पे, जिस डेट पे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, ये है करंट परचेजिंग पावर मेथड। नेक्स्ट अगेन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आएगा, मैंने ऑलरेडी करा दिया। इसमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करते हो, अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट को रीस्टेट करते हो, ता जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज के, उसमें चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर पाओ। अब इसका जो मेन काम था मेथड का, ये फोकस करता है कि आप अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज को करंट कॉस्ट पे मेजर करो और रिपोर्ट करो।
ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में। अगर आप उनको करंट कॉस्ट पे मेजर और रिपोर्ट करोगे तो वो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे ना वो करंट वैल्यू की होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास एक और नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे सिलेबस की, वो है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। क्या है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग? ठीक है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का जो मेन फोकस है ना, देखो अकाउंटिंग ऐसी चीज, अकाउंटिंग वर्ड क्या है? अकाउंटिंग सिंपली ये कहता है आप मेजर करो, रिपोर्ट करो और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो जिसको आपने रिकॉर्ड किया है। अब हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मेन फोकस है कि आप मेजर करो, रिपोर्ट करो और अच्छे से डिटेल में एनालाइज करो आपको जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट पड़ रही है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे। ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में तो ध्यान से अगर समझो, देखो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इन्वायरमेंट प्लस अकाउंटिंग। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉस्ट को इनकर कर रही है, जो उसको कीमत पड़ रही है, उसको अच्छे से मेजर करना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके थॉरो एनालिसिस करने पड़ेंगे ताकि जो आपको उस कॉस्ट का इम्पैक्ट पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ क्या रहा है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, इसका एम ये है कि जितने भी इन्वायरमेंटल कंसीडरेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में और एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस का प्रोवाइड किया जा सके। यानी देखो, अगर मैं ये की क्यों चाहती है, देखो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ऑपरेट करती हैं, सोसाइटी से वो रिसोर्सेज लेते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें। देखो ऑर्गेनाइजेशन जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, अपनी प्रोडक्शन ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, वो किसी ना किसी वे में ना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं, बीइंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ स्टेप्स को करना पड़ता है, कोई ना कोई इन्वायरमेंटल कंसीडरेशंस उनको करनी ही पड़ती हैं तो जो वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट को जस्टिफाई कर पाए। अब जो ये इन्वायरमेंटल कंसीडरेशन है, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। यही मेन एम है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का। अब ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस का। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लंबे समय तक सोसाइटी में चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या चीज़ें कर रही हैं एनवायरनमेंट के लिए। अब इसके भी कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो आप आइडेंटिफाई करते हो और मेजर करते हो उन कॉस्ट को जो एसोसिएटेड है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के साथ। अब कोई भी आप इन्वायरमेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, हर चीज को करने के लिए आपको एक कीमत देनी पड़ेगी, यानी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जो ये कॉस्ट को जब मेजर किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, अब जो ये एक्टिविटीज होती हैं इसमें जैसे आप पोल्यूशन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हो, वेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से निकला है उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल को कंप्लायंस यानी इन्वायरमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करने के लिए क्या पैसा खर्च किया जा रहा है, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स किस तरीके से कैरी आउट किए जा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो इसका काम क्या है, ये इन ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करते हैं कि वो अच्छे से जो उनकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको ट्रैक कर पाए और मैनेज कर पाए, जो इसके इम्पैक्ट जो इसका ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है उसको अच्छे से असेस किया जा सके। ठीक है, समझ आ गया। यानी इन शॉर्ट अब जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है यानी इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें सिंपल वो मैं कहना क्या चाहते हैं, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च कर रही है, कॉस्ट बियर कर रही है, जब आप उसको अकाउंट करते हो तो वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या है ये चीज? अब देखो जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, इसमें आप मेजर करते हो और रिपोर्ट करते हो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। यानी आपके इन्वायरमेंट में जो परफॉर्मेंस है, यानी जो इन्वायरमेंटल आपकी परफॉर्मेंस है उसके जो इंडिकेटर्स हैं उनको मेजर करना और उनको रिपोर्ट करना इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का काम है।
अब जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लाइक होते हैं एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। आप जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी गैसेस इमिट कर रही है, जो वो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो कितनी उसकी इमिशन है, कितना सोसाइटी का नेचर का वाटर यूज किया जाता है, वेस्ट की जनरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कैसे छोड़ रही हो। अब जो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में इनको मेजर और रिपोर्ट किया जाएगा। ये आपको हेल्प करेंगे कि आप इवेल्युएट अच्छे से कर पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, या एक नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ रहा है, ता जो आप अपने इन्वायरमेंटल गोल्स को जो अचीव करने के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो, उनका आपको पता चल रहा है कि आपका प्रोग्रेस कितने लेवल पे हो रहा है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, यानी जब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करती है कि जितनी भी उनकी इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी जो खास करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, उसे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें। यानी पूरी हम जैसे हम नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करते हैं ना, अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, सेम वे में आप जो आपकी इन्वायरमेंट की कॉस्ट यानी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसको भी डिस्क्लोज करो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाओ। आप एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल रिपोर्ट भी बना सकते हो, यानी जिसमें अकेले इन्वायरमेंट के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होगा, आप अपनी रिपोर्ट करोगे, अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो आप रिपोर्ट करोगे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या है आपकी, आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स कैसे लिए, रिस्क कितना आप फेस कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है, असिस्ट करते हैं कि वो इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगे, अपने वो हर किसी ना किसी वे में कॉस्ट को सेव कर पाए, अपना जो वो रिस्क फेस कर रहे हैं, आप कोई भी वे में रिस्क हो सकता है, क्योंकि जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे रिस्क होगा, उसको मिटिगेट किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स लाई जा सके। इवन ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि जितने भी वहाँ की जुरिस्डिक्शन में इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनके साथ वो कंप्लाई कर पाए आराम से, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को सपोर्ट कर पाए, और ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जो है उसको इन्हेंस किया जा सके और उसे दिखाया जा सके कि वो एक रिस्पॉन्सिबल और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस एंटिटी है। यानी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन एज अ पॉजिटिव शो करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर्स की आइस में। ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का काम है। सो यहाँ पे हमारा 3 तरीके के अकाउंटिंग फिनिश होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेट्स हैं, यानी दोनों ही एक तरीके से सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेट हैं जिनको यूज किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। यानी ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की प्रेपरेशन में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सी पॉलिसी करनी है, कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट्स को, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, सारे के सारे जो फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो, जो हमारे IFRS है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इन्हें इशू किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISB द्वारा। यानी ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेट है जिनको ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिली है, जिनको ISB ने इशू किया गया है। यानी और जो इसके साथ कंपेयर अगर मैं करूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये सेम IFRS के इक्विवेलेंट के इंडियन लेवल के हैं। यानी वो ग्लोबल पे जो है ये इंडिया लेवल के, यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स है, अकेले इंडिया की इकोनॉमी इन्हें फॉलो करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे। अब हम इनको डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है अडॉप्शन।
देखो इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2016 में यानी 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये किए किसने थे? ये किए थे एमसीए ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अब जो ये एप्लीकेबल है, ये कुछ क्लासेस हैं कंपनीज की, उनके लिए एप्लीकेबल है। अब जो इनका बेसिस है एप्लीकेबिलिटी का, वो कंपनी का साइज हो सकता है, कंपनी किस टाइप की नेचर की है, या उसका लिस्टिंग स्टेटस क्या, वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। सो ये कुछ चीजें थी। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस, यानी कन्वर्जेंस मतलब कि आप उसमें इंडल्ज कैसे हो रहे हो, यानी वो आप कन्वर्ज कैसे हो रहे हो, आप चेंज कैसे हो रहे हैं, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप आईएफआरएस पे किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हो। देखो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इनको डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि ये कन्वर्ज हो पाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। अब ये कन्वर्जेंस क्यों की गई, हाईलाइट की गई थी, क्यों इनका डिजाइन ऐसा था कि इनको कन्वर्ज किया जा सके आईएफआरएस के साथ। जो देखो कन्वर्जन से क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी इनहैंस होगी, यानी जो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जो अकाउंटेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनेंगे। जो इनको यूज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उनमें कंपेरेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म कंपेरिजन अच्छे से कर पाओगे ईजिली। जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कंसिस्टेंट बन पाएगी, मतलब आप अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करोगे, उसमें आप शफल या चेंजेस नहीं लेके आओगे। इन शॉर्ट जो इसका एम था कन्वर्जेंस का, ये था कि जो इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है ना, जो फॉलो की जाती है अकाउंटेंट्स के द्वारा, उसको हम अलाइन कर पाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, यानी ग्लोबली सेम इक्विवेलेंट बन पाए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे आईएफआरएस है। नेक्स्ट आता है स्कोप। देखो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। जैसे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे करोगे, आप अब जो आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम या एक्सपेंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे और मेजर करोगे, जो आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स तो उनको कैसे रिकॉर्ड मेजर किया जाएगा, उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप के बीच में आ जाता है। अब ये किस तरीके से डिफरेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के। देखो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना कहीं ना ये ज़्यादा से ज़्यादा ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे ही बेस्ड है, बट चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पे बेस्ड है, बट तब भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। वो कैसे? लोकल लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग है। इन ग्लोबली आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, इंडियन इकोनॉमी में लोकल लेवल पे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स या लीगल या रेगुलेटरी वो डिफरेंट है। सो जो ये डिफरेंसेस है ना, लाइक जो मैं आपको लोकल रेगुलेटरी डिफरेंसेस बता रहा हूँ, जो ये डिफरेंसेस हैं, ये स्पेसिफिक गाइडेंस है जो सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के लिए, ये उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं आईएफआरएस के लिए। यानी अगर आपने जो आपके लोकल लेवल पे कंसिडरेशंस हैं, ये आपको स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपने इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कैसे सर्टेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसिडरेशंस क्या होंगी, आपके अडॉप्शन की टाइमलाइन क्या होगी, आपने कितने टाइम में उनमें वो अडॉप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेटरी ओवरसाइट। ये क्या चीज़ है? देखो रेगुलेटरी ओवरसाइट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अडॉप्शन है या जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, उसको ओवरसी किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यानी जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो उसकी अडॉप्शन है कंपनीज के द्वारा या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कंपनी के थ्रू, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी एएसबी देखता है, सारा ध्यान वो रखता है। और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है यहाँ वो रखती है। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ईएसपी और दूसरी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, जो इंडिया में है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट ना पेपर में क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि जो हमारे इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आई गैप, उसके सोर्सेस क्या हैं। सीधा पेपर में डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया, उसको देखते हैं।
देखो जो हमारे इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आई गैप के सोर्सेस है ना, उसमें अलग अलग रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स आते हैं। उन्होंने आपको ये मैचिंग के क्वेश्चन में डाला था, यानी उन्होंने आपको 5 से ऑप्शंस दे दी और एक मैचिंग के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, एक सिंपल उन्होंने आपको ऑप्शन दे थे, वो कह रहे थे आप मतलब उन्होंने 5-7 आपको सोर्सेज दे दिए, वो कह रहे थे इसमें से चूज करके बताओ कि असल में क्या सोर्सेज है आपके इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। सो उसका क्या आंसर रहा? सबसे पहला जो मेजर सोर्स है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देखो जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, जो हमारे कंपनीज की रेगुलेशंस को गवर्न करता है इंडिया में, वो एक इंडियन गैप का सिग्निफिकेंट सोर्स है। ये जो एक्ट है ना, इसमें सारी की सारी प्रोविजंस है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज की इंडिया में, उसके साथ जो रिलेटेड है। यानी जितनी भी आपकी प्रोविजंस है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को या जो कंपनीज की इंडिया में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को गवर्न करते हैं, वो सारी की सारी आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में वास्ट में मिल जाएंगी। सो ये एक सिग्निफिकेंट सोर्स था। सेकेंड है जो हमारी मिनिस्ट्री या फाइनेंस की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री या फाइनेंस की, जो वो नोटिफिकेशंस इशू करते हैं। देखो जो हमारी मिनिस्ट्री, देखो हमारी गवर्नमेंट की अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सिमिलर वे में एक है फाइनेंस की मिनिस्ट्री। अब जो वो नोटिफिकेशंस इशू करेंगे ना, वो भी एक सोर्स है इंडियन गैप का। अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू करते हैं ताकि जो ये टाइम टू टाइम कंपनीज को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग के मैटर्स पे गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे बोर्ड्स बने होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो, बोर्ड कह सकते हो, या मेंबर्स कह रहे हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कह सकते हो। ये टाइम टू टाइम ना गाइडेंस इशू करते रहते हैं कंपनी को, इंडिया में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग पे। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो इशू सर्कुलर्स या आपकी नोटिफिकेशंस है, वो भी एज अ सोर्स सर्व करती है। ठीक है, आगे हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो जितने भी इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी एक क्रिटिकल सोर्स है इंडियन गैप का, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में बनाता कौन है? ये बनाए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है उनको। अब जो ये स्टैंडर्ड्स इशू होंगे, ये प्रिस्क्राइब करेंगे जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी ऑल ओवर इंडिया इन कंपनीज बाय अकाउंटेंट्स, जो उन कंपनीज में वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। यानी सिंपल वे में जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं, उन्होंने, यानी कोई भी बिजनेस है, चाहे एक शॉप से लेकर एक MNC तक है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है ना, वो उसके लिए अकाउंटेंट्स को हायर करेंगे। अब अकाउंटेंट्स को कौन बताएगा कि आपने स्टेटमेंट्स बनानी कैसे है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है? वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो इंडिया में ICI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। सो जो ये स्टैंडर्ड्स है, ये भी एक एज अ क्रिटिकल सोर्स सर्व करते हैं टुवर्ड्स इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी इंडियन गैप पे। अब ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो, अब मैं ये आपको देखो, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना, इन पे तो आप चाहे एक एक चैप्टर पूरा स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इनकी पूरी डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी। इनमें मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो पेपर में पूछी जाती हैं, नॉट वंस बट रैपिडली। सो हम डायरेक्टली ये चीज वैसे ही करेंगे। सबसे पहला एक ना, आप इनके नाम याद रखना और इनका नंबर। देखो जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब जो ये स्टैंडर्ड 1 है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, ये डील करता है कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करोगे और डिस्क्लोज करोगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका कंटेंट क्या होगा, वो बनेंगे किस तरीके से, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को वो इंक्लूड करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, डिस्क्लोजर कैसा होगा, ये आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंट, जिसका नाम ही प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये अकाउंटेंट्स को प्रिस्क्राइब करेगा। सेकेंड जो हमारा स्टैंडर्ड आता है वो आता है इन्वेंट्रीज का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, दैट इज इन्वेंट्रीज। जो ये स्टैंडर्ड है, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस कि आप जो आपकी इन्वेंट्रीज है कंपनीज की, जो आपके बिजनेस की इन्वेंट्रीज है, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे अकाउंट करोगे,
कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स मेथड्स होते हैं, कौन से आप प्रिस्क्राइब करोगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें कुछ और डिटेल में हम चलते हैं जो पेपर में चीज़ें आती हैं। सबसे पहला देखो, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ये द कॉस्ट that should be included in valuing the inventories of a manufacturing companies are as follow। उन्होंने ना आपको पेपर में, पहले पेपर में पूछा क्या था, उन्होंने आपने ना पेपर में पूछा था, वो कह रहे थे देखो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंटरीज का यू नो वेरी वेल। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जब उसने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, जौन से मेथड मर्जी के थ्रू वैल्यू करना है, कैसे कॉस्ट को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उन्होंने आपको नीचे ऑप्शंस दे दी, आप उन ऑप्शंस में से बताओ। अब वो ऑप्शंस हम स्टडी करने जा रहे हैं। जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को यूज करती है, तो वो जब अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेगी तो किस तरीके की कॉस्ट को वो इंक्लूड करेगी। देखो इसमें से सबसे पहले आती है फ्राइट एंड इंश्योरेंस। अब ये कोई भी कॉस्ट जब इनकर की जाती है इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, यानी जब इन्वेंटरीज कैसे होंगी, रॉ मटेरियल की होंगी, सेमी फिनिश गुड्स की होंगी। जब आप किसी भी प्रकार का खर्चा करते हो, यानी किसी भी प्रकार की टाइप की कॉस्ट इनकर करते हो, ता जो आप इन्वेंट्री को उनकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे ला सको, वो इसमें इंक्लूड की जाती है। अब किस टाइप की कॉस्ट होगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया या इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, जो इसके अंदर आएंगे। सेकेंड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। देखो जो फैक्ट्री प्लांट और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, जिसे यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे, उसको भी एज अ पार्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का कंसीडर किया जाता है। यानी जो आपका फैक्ट्री का प्लांट या इक्विपमेंट, जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्री का प्लांट मतलब जिसमें मशीन्स लगी हुई हैं, और जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो उस पर आपको कीमत पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी इंक्लूड की जाएगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, वैसे तो देखो पूरी लिस्ट है, थर्ड बट इतने मैंने नहीं पूछा, मैं डायरेक्ट फोर्थ पे आ रहा हूं। जो हमारे पास AS4 है वो है इवेंट्स आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट। वैसे AS3 है उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है ये है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो इसमें जो मेन टॉपिक पेपर में बहुत बार आया उसको देखते हैं डायरेक्टली। जो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होते हैं वो क्वालिफाई तब किए जाते हैं एज एडजस्टिंग इवेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। उसके कुछ इवेंट्स बताऊंगा मैं आपको, यानी सिंपल वे में ये वो जो ये स्टैंडर्ड है ये बताता है कि इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट कौन कौन से होंगे। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको एज अ क्वालिफाई कर दिया जाता है कि वो एज अ एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब जो पेपर में पूछे गए थे वो क्या थे, सबसे पहला था इंसॉल्वेंसी कस्टमर की बैलेंस शीट डेट पे, यानी जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, यानी जिस दिन बैलेंस शीट कंपनी की बन रही है उसी सेम डे पे अगर कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। सो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेकेंड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। जब आपकी बैलेंस शीट डेट जो कि मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च एवरी ईयर बनती है, उस डेट से पहले जब आपने कुछ एसेट्स को परचेज किया, जो उसकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन थी ना, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा एज अ इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उसकी भी एडजस्टमेंट जरूरी हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब कुछ एक ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की रिवीजन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है ये क्या कहता है, देखो ये मान के चलो, देखो जो आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, तीन तरीके की, कोई कमर्शियल एंटरप्राइज, कोई इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या कोई बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है जिसकी टर्नओवर एक अकाउंटिंग पीरियड में 50 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड बना है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जो एंटरप्राइज
ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा चली जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उनके लिए रिक्वायर हो जाता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज है उसके साथ कंप्लाई करें उन अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। यानी अगर कोई एंटिटी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग की कैटेगरी के अंदर आ गई और साथ में उसकी टर्नओवर एक अकाउंटिंग पीरियड के में 50 करोड़ से ऊपर चले गए, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के साथ कंप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2001 के बाद। ठीक है, आगे हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स का है। देखो, अब जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है डिटेल में कि आप किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करोगे और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में अप्लाई कैसे करोगे। इसके साथ साथ आप जो चेंजेस हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और करेक्शन है एरर्स की, उनको किस तरीके से अकाउंट करोगे। यानी अगर आपका कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज आ रहा है, उसको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाएगा, और जो एरर्स अराइज हो गए फाइनेंस, क्योंकि ह्यूमंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, डैम श्योर एरर्स तो आ सकते हैं, उन एरर्स को किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 जो इनकम टैक्स का है। बस इसका नाम याद रखो, ये पूरा क्योंकि हम ना इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं करा क्योंकि इनकम टैक्स को पूरा एक यूनिट ही है हमारी कॉमर्स के सिलेबस की, इनकम टैक्स एक यूनिट में, इसको हम वहां पे डिटेल में करेंगे। हमारा नेक्स्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 जो एम्प्लॉय बेनिफिट का है। अब जो ये 19 स्टैंडर्ड है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया था अकाउंट करने के लिए और डिस्क्लोज करने के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। यानी जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है उसको किस तरीके से अकाउंट किया जाएगा और उसकी क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज पर स्टैंडर्ड, उसे ये 19 स्टैंडर्ड गवर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 जो है अफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके क्या अफेक्ट्स पड़ रहे हैं, वो हमें ये स्टैंडर्ड डिटेल में बताएगा। नेक्स्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के साथ। यानी जो दो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो हमें ये स्टैंडर्ड डिटेल में बताता है। नेक्स्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। कंपनीज जब अपने ही एसोसिएट्स में या जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करती हैं उसके रिगार्डिंग ये स्टैंडर्ड बना है। यानी जो ये स्टैंडर्ड है ये एड्रेस करेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसोसिएट्स में उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करोगे। अब जो ये एसोसिएट्स होता है ये वो एंटिटीज है जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है और आप अपने जॉइंट वेंचर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका करोगे। नेक्स्ट 29 नंबर स्टैंडर्ड आता है जो उसका नाम अकेला आप याद रख लो, जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, 34 स्टैंडर्ड आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। देखो, जो आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 34 है ये सेट आउट करता है कि जब आपने प्रिपेयर और प्रेजेंट करनी है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। पहले तो जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये मिड ऑफ द ईयर होती है। जब आप शॉर्टर पीरियड की रिपोर्ट्स यानी प्रेजेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, वो इंटरिम रिपोर्ट्स होती हैं, ये दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच में। यानी जब आप 6 मंथली 3 मंथली बनाते हो ये इंटरिम रिपोर्ट्स होगी। इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना, इनकी प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन कैसी होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेगा। ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शॉर्टर पीरियड में एक ही फिस्कल ईयर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग नंबर 37 जो प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स का है। देखो, जो हमारा 37th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये डील करता है कि आप रिकॉग्नाइज किस तरीके से करोगे, मेजर किस तरीके से करोगे और जो आपके प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज है, कंटीजेंट है उनको डिस्क्लोज कैसे करोगे। सिंपल वे में जितनी भी प्रोविजंस एक कंपनी ने बनाई है, जितनी भी उनकी कंटीजेंट एसेट्स या कंटीजेंट लायबिलिटीज है उनको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करना, उनकी मेजरमेंट, उनकी वैल्यू की मेजरमेंट या उनका डिस्क्लोजर, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस है वो ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा।
38 स्टैंडर्ड आता है इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 104 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब जो ये स्टैंडर्ड है ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरीके से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट करोगे और उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लेके आओगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास मेजर आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। यानी अगर आप किसी कंपनी को दूसरी को एक्वायर कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो या किसी भी तरीके से उसको एसोसिएट में कन्वर्ट कर रहे हो, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है आपकी, तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनानी है वो हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 बताएगा। अब उन्होंने ना पेपर में दो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं, वो इस तरीके से पूछते हैं। यानी एक तरफ उन्होंने लिस्ट वन दी थी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर, दूसरी तरफ नाम्स, मैच करके बताओ कौन सा एक्यूरेट है। सो देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ डील करता है। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है वो इंटेंजिबल एसेट्स का है, 17 लीसिंग का है, 12 इनकम टैक्स का है। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए। आगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर क्या है, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं, 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और 19 लीसिंग एंड इट्स अकाउंटिंग का, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना, मैंने वैसे आपको करवा दिया है। आगे बस अब 2 टॉपिक्स रह गया, आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। देखो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उनमें कुछ कर्व आउट्स या मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, वो होती हैं ताकि उनको अलाइन किया जा सके इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ह्यूमन बींग से तरह बने हैं, यानी वो कहीं ना कुछ माइनर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। आप अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस को कार्व आउट कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हो। बट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में प्रिपेयर की जाती हैं वो होती हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जो डिजाइन किए गए हैं टू बी IFRS कंप्लाइंट। यानी जितनी भी आप इंडिया में स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही बनाई जाती हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना वो IFRS कंप्लाइंट है, यानी वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से मैच खाते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में प्रिपेयर की गई हैं ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ये मैंने आपको बता दिया, इनको भी IFRS कंप्लाइंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये जो इनके बनाने के बेसिस हैं वो IFRS के प्रिंसिपल से हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में, ठीक है। अब एक लो लाइनें आप समझो, वो कहते हैं टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर बोथ फॉर लेसर एंड लेसी। जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 लीजिंग क्या है उसने क्या कहा था, जो आपका टैक्स शील्ड है डेप्रिसिएशन की और जो इंटरेस्ट है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है लेसर और लेसी के लिए, ठीक है, ये याद रखना। अब जो लेसी है ना वो इवेल्युएट करेगा जितनी भी उसके पास लीज ऑप्शंस अवेलेबल है अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शंस। यानी लेसी ये रिसर्च जरूर करेगा कि उसे लीज में जाना चाहिए या उसे बाय करना चाहिए। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है फाइनेंशियल लीज का, वो क्या कहता है, यानी जो लीज क्या है इन शॉर्ट वो कहता है जो फाइनेंशियल लीज है उसे शो किया जाएगा बैलेंस शीट में लेसी की एज एन एसेट, ठीक है। सो इन चीजों को आप याद रखना। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। आप चैनल को इसकी PDF हिंदी और इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लासेस डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में करवा रहा हूँ। पेपर 1 की जनरल पेपर की भी और पेपर 2 कॉमर्स की भी, दोनों क्लासेस अल्टरनेट डेज पे चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% जेन्युइन कंटेंट है। आपको पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा ही होगा अगर आप अच्छे से मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। कल हम अपने पेपर 1 के जनरल पेपर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर कल विद द पेपर 1 न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे परसों से क्योंकि अल्टरनेट डेज के लिए क्लासेस लगती है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं फिर कल, बाय।